नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और पाकिस्तान जब आमने सामने आए, युद्ध वाला माहौल बना, तो भारत के खिलाफ दुनिया ने खूब प्रोपेगेंडा चलाया, जिसमें चीन और तुर्की भी शामिल रहे। सबसे पहले तो पाकिस्तान का खूब साथ दिया भारत के खिलाफ। एहसान फरामोश तुर्की भी खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ, और इनके यहां के लोगों ने भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया और राफेल की बदनामी करना शुरू कर दी, भारत की मिसाइल और ड्रोन की बदनामी शुरू कर दी। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ ही साथ चीन और तुर्की को भी भारत ने सबक सिखा दिया है। कैसे सबक सिखाया है, ये जानेंगे सहयोगी अनुपम प्रसून से। देखिए रोहित, हमने पीछे एक मैप दिखाया है। आप इस मैप को मैं चाहूंगा कि आप फुल स्क्रीन दिखा दें ताकि हम समझा सके लोगों को। हमने इसको 3 हिस्से में बांटा है और ये डिसइंफो लैब नाम की एक जो अकाउंट है, एक्स अकाउंट, उसके जरिए ये सामने आया है। अब इसमें 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है पाकिस्तान का, जो भारत में नैरेटिव फैला रहा था। दूसरा हिस्सा है चीन का और तीसरा हिस्सा है तुर्की का। और पाकिस्तान से नैरेटिव फैलाने वाले लोग क्या क्या कर रहे थे वो देखिए। जो पाकिस्तान से नैरेटिव फैलाने वाले लोग थे, देखिए क्या होता है कि नैरेटिव वॉर की जब लड़ाई होती है तो उसमें कुछ विदेश में बैठी एजेंसियां उसको सपोर्ट करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। आपको पता है कि जैसे ही वॉर की नौबत आई, पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने क्या किया था, जितने अकाउंट्स थे उन पर बैन किया। तो पाकिस्तानी अकाउंट को भारत में डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता था। तो पाकिस्तानी मीडिया के एजेंडे को, पाकिस्तानी मीडिया अपने सेना के एजेंडे को आगे बढ़ा रही थी, प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही थी, और उसके मीडिया के एजेंडे को बढ़ा रहे थे कुछ बाहर बैठे, यानी विदेश की कुछ एजेंसियां, न्यूज एजेंसी, जिसमें जैसे ब्लूमबर्ग यूके का नाम है, जैसे CNN का नाम है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये हमने कुछ जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम है, इसमें बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जिनका नाम है। अब पाकिस्तान के कौन कौन सी एजेंसियां थी जो नैरेटिव बना रही थी भारत के खिलाफ, वो भी आपको दिखा देते हैं। DGISPR वहां से फेक एक क्या डॉग विसिल उसको बोलते हैं, गेम वाली वीडियोस डाल रहे हैं तो हाँ, एग्जैक्ट टर्म में उसको बोलते हैं डॉग विसिल। वो डॉग विसिल करता था और बाकी जो ये एजेंसियां न्यूज की हैं ये समझ जाती थी कि इशारा मिल गया है अब इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना। इसमें कौन कौन से नाम थे आप देख रहे हैं। द न्यूज इंटरनेशनल, डॉन, जियो न्यूज, डेली टाइम्स, समा टीवी, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम और ट्रोल्स फार्म। इसके अलावा अब इनके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर आप देखिए CNN और ब्लूमबर्ग जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, निक्की एशिया, ये भी एक उसमें संस्था थी जो इसमें पूरा सहयोग कर रही थी। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी एजेंडे को कैसे ये लोग आगे बढ़ा रहे थे। अब इसके अलावा चीन का, हाँ, यहां पर आप चीन का भी देख सकते हैं। अब जो चाइना प्रोपेगेंडा करता था, पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को सपोर्ट मिलता था चीन से। अब चीन की जो एजेंसियां थी, ग्लोबल टाइम्स जिसमें टॉप पर था, जिसके अकाउंट को आज बैन किया गया है, आपने देखा। इसके अलावा चाइना डेली, इसके अलावा CGTN। आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स और CGTN ने ऑपरेशन सिंदूर के ग्लोबल टाइम्स का तो हमेशा से रहा। अब ये किस तरह का प्रोपेगेंडा था हम उस पर आते हैं। पहले आपको उन एजेंसियों के बारे में समझा देते हैं। ये CGTN, शिन्हुआ न्यूज, CCP ट्रोल्स, चाइना डेली। और इन चीन के इस प्रोपेगेंडा को कुछ विदेशी संस्थाएं आगे बढ़ाती थी, जो राफेल गिरा हुआ दिखा रहे थे। इसमें क्या दिखाया गया, राफेल गिर गया। इसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान का चीन में बना हुआ, और चीन और पाकिस्तान ने जिस JF-17 को तैयार किया है, उस JF-17 ने भारत के S-400 रडार सिस्टम और डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। मतलब ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया गया कि राफेल मार दिया। इस तरह कल प्रधानमंत्री ने उसी S-400 के सामने से स्पीच दे दी। इसमें वही है कि आदमपुर एयरबेस तबाह हो गया, और वहीं पर कल जाकर पीछे S-400 भी दिख रहा था, F-21 भी दिख रहा था, और जितने हमारे विमान, मिराज भी दिख रहा था, सारे विमान दिख रहे थे। तो ये एजेंडा था। पाकिस्तान ने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेन सोर्स यहां से होता था, DGISPR की तरफ से डॉग विसिल होता था, और फिर ये सब अपने एजेंडे पर लग जाते थे। सिर्फ चीन ही नहीं, अब चूंकि पाकिस्तानी अकाउंट्स तो बैन थे, टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो सब बैन थे, तो चीन इसको भारत में पुश करता था, और भारत में बैठे कुछ लोग इसे हाथों हाथ लपक लेते थे, और वो इस नैरेटिव वॉर को, ताकि सरकार को, पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। अब एक तीसरा हिस्सा था तुर्की, जो एक, जिसको बोलते हैं ना कि एक हिडन रूप से एक ऐसे एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता नहीं था कि तुर्की कभी भारत के खिलाफ जाएगा। हमने मदद की है, भूकंप आया अभी 2023 में, 2023 में, उसके पहले 2020-21 में जब कोविड का दौर था, हमने मदद की। तो ऐसा लोगों को लगा, और सरकार को भी लगा हमारे यहाँ,
कि तुर्की तो हमारा दोस्त है, लेकिन तुर्की की आदत वही पाकिस्तान वाली, पीठ में छुरा घोंपने वाली। अब तुर्की की जो एजेंसियां थी, ट्रोल्स फार्म, अच्छा एक चीज आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें ट्रोल्स का एक बहुत बड़ा योगदान था। ट्रोल्स फार्म वहां भी है, ट्रोल्स फार्म यहां भी है, जो एक लिंक में काम करते हैं और ये पाकिस्तान और तुर्की के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। और ये ट्रोल्स फार्म चीन में जाके सीसीपी जो वहां की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी एक एजेंसी की तरह काम करती है। तो उसका नाम, यही ट्रोल्स फार्म का नाम यहां हो जाता है सीसीपी ट्रोल्स। और आपने देखा कि यहां पर राफेल की फोटो लगाई गई, भारत की फोटो लगाई गई और अलग अलग मतलब दिखाए गए, भारत की फोटो काट के भी लगाई गई, काट के लगाई गई है। तो ये सब, अच्छा इसमें क्या है कि एक चीज और दिखाने की कोशिश की गई है, जो जम्मू कश्मीर है उसको भी इसमें विवादित उसका स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये सब चीजें आपने देखा कि कैसे यहां पर चल रहा था। अब इन लोगों ने कैसे कैसे नैरेटिव फैलाए, मैं सबसे पहले वो आपको बता देता हूं। कांग्रेस, तुर्की एंड चाइना, इनका एक मिस्टीरियस करेक्शन, मतलब ये कांग्रेस जब हम कह रहे हैं तो हमारे देश की कांग्रेस की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले चीज है। अब इसकी हम पूरी सीरीज बताते हैं अपने दर्शकों को। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, उसके बाद 24 सितंबर 2019 को इस पूरे मामले को यूएनजीए में पाकिस्तान ले गया। तुर्की और चीन ने उसका सपोर्ट किया। 13 अक्टूबर 2019 को तुर्की, चीन और मलेशिया ने पाकिस्तान के फेवर में वोटिंग की ताकि वो FATF के ब्लैक लिस्ट से बाहर आ सके, जो मीटिंग हुई थी पेरिस में। 27 अक्टूबर 2019 को भारत तुर्की के खिलाफ थोड़ा एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। मोदी ने तुर्की का दौरा रद्द कर दिया और जो हमारे उस वक्त MEA थे, तो उन्होंने तुर्की को एक नोटिस भेजा, जिसको समन आप बोल सकते हैं। 11 नवंबर, मतलब इस घटना के कुछ ही दिन बाद, 2 हफ्ते के बाद ही, इंडिया की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस, उसने तुर्की के इस्तांबुल में अपना ऑफिस खोला। हमारी कांग्रेस की बात, ठीक है। इसी तरह वहां पर राहुल गांधी गए, पाकिस्तान के समर्थन में कुछ बात कही गई। UN, US, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन में तुर्की, चीन, इन दोनों ने जबरदस्त वकालत की पाकिस्तान के लिए। किस लिए? कश्मीर के इशू पर, आर्टिकल 370 पर। और ये जो नैरेटिव, ये जो चीजें चल रही थी 2019 से, ये कंटिन्यू चली आ रही थी। इस बार इन्होंने क्या किया, किस तरह के नैरेटिव इन्होंने चलाए हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ये चलाया गया कि राफेल को मार गिराया। 1 2 नहीं, 5 राफेल। हाँ, जो पहले दिन आपने देखा होगा DGI-SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और वहां के पाकिस्तान की संसद में जो एकदम सीना तान के मुझ पर ताव देकर मूंछों पर जो बोल रहे थे वहां के सांसद, पहले 5 पे आए, फिर उसके बाद 3 पे आए, फिर उसके बाद नहीं जी 3 भी नहीं मरे, 2 तो कम से कम मरे हैं। और सोशल मीडिया पे चल रहा है। हाँ, सोशल मीडिया पर देखिए अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे। पहले एक दिन चलाया, देखा कि भारत में दाल नहीं गली, तो फिर 5 से आ गए 3 पर। मैं आप DGI-SPR की भी बात बता रहा हूं आपको, और पाकिस्तानी संसद में जो चल रहा था और उसके विदेश मंत्री जो कह रहे थे, वो भी, उसकी भी बात आपको बता रहा हूं। उसके रेल मंत्री, उसके विदेश मंत्री दोनों तो पहले आए 3 पर कि 3 तो मार ही दिया है, फिर आए 2 पर कि 2 मार दिया है, फिर आए नहीं जी, फ्रांस की एक CNN ने रिपोर्ट छापी कि फ्रांस की एक एजेंसी और उसके पुख्ता सोर्सेज ने यह जानकारी दी है कि कम से कम 1 तो मारा ही गया है। अरे 1 मारा गया है या कम से कम 1 मारा गया है, कि दोनों में फर्क होता है। प्रूफ कहां है? और उसका कोई सबूत भी नहीं दिखा पाए ये लोग। तो सबसे पहले दिन पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा खुशी किस चीज पे मनाई कि राफेल मार दिया, राफेल मार दिया, राफेल मार दिया, इस पे मनाई। वहां पर वो एजेंडा फ्लॉप हो गया। अब जब भारत ने उसके 12 के 12 एयरबेस खोद डाले, उसके बाद एक नया एजेंडा शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? तो जी भारत के S-400 को तबाह कर दिया आदमपुर बेस स्टेशन पे। हाँ, एयरबेस पर हमने जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था, आकाश को छिन्न भिन्न कर दिया, ये कर दिया, और इस एजेंडे को और हैक भी कर लिया हमने उनको। हाँ, 70% बिजली के जो संस्थान थे उनको हैक कर लिया है, और गजब का अंधेरा छा गया है भारत में। मतलब इस तरह से ऐसे सीना तान कर करने की कोशिश हुई। अब देखिए, मेरे पाकिस्तानी भाई जो भारत से प्यार करते हैं वो तो ये वीडियो देख नहीं पाएंगे। आपको भी पता है कि वहां की शहबाज सरकार ने, लेकिन पाकिस्तानी भाइयों से मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अगर आप सच में हिंदुस्तान के लिए आपका दिल धड़कता है तो सरकार के इस आदेश को मारिए जूते से,
और आप वीपीएन तुरंत डाउनलोड करिए और उस वीपीएन को ऑन करके एनएमएफ न्यूज देखिए। उसका तरीका हम एक अलग से वीडियो बना के आपकी सरकार जो आपसे छिपा रही है वो हम बता रहे हैं, इसीलिए और वो वीपीएन कैसे आपको लगाना है, आप कैसे पाकिस्तान में एनएमएफ न्यूज देख सकते हैं, हम वो भी आपको बताने जा रहे हैं। वो भी अगले वीडियो में बताएंगे, किसी एक वीडियो में, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये आपने देखा। अब ये तो S-400 और राफेल को लेकर सबसे पहले फैलाया गया। उसके बाद चीन ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, भारत के शेयर बाजार क्रैश, जबरदस्त हाहाकार। अच्छा, एक प्रोपेगेंडा ये भी हुआ कि जो कंपनी बनाती है राफेल उसका शेयर एकदम नीचे चला गया। मैं आ रहा हूं, उसी चीज पे आ रहा हूं। चीन ने ये प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया कि भारत का शेयर बाजार धड़ाम, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, दुनिया की कंपनियां भाग रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पूरे वॉर के दौरान सिर्फ 2 दिन ऐसा हुआ कि सेंसेक्स में मामूली सी गिरावट आई। और भारत के सेंसेक्स में अगर मान लीजिए 80 अंक या 70 अंक की गिरावट आती है ना, ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, इतना बड़ा इसका शेयर मार्केट है कि उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला लोगों को। और जो लोग, देखिए, शेयर मार्केट को समझने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोग कहते हैं ना कि 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया, वो नुकसान कैसे होता है वो भी लोग जानते हैं। तो मुझे, अब मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, समझाऊंगा तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो चीन ने ये प्रोपेगेंडा सबसे पहले हुआ कि जो चीन की जो बनाने वाली चेंगडू बनाती है, उसके शेयर मार्केट छू रहे हैं और राफेल दसाओ एविएशन के शेयर जमीन पर गिरते जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब कोई शेयर 1.7% गिर जाए और हजारों लाखों करोड़ की कोई कंपनी हो, उसका 1% शेयर गिर जाए, उसको क्या ही फर्क पड़ने वाला। ठीक वैसे ही हुआ। और फिर उसके मतलब 10 तारीख को सीज फायर का ऐलान हुआ, 11 तारीख से दसाओ एविएशन के शेयर आसमान पर हैं और चेंगडू के शेयर ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे क्या कहते हैं अडानी को लेकर अमेरिका ने खूब प्रोपेगेंडा चलाया। एक चीज और आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जब 11 तारीख को पहली बार भाषण देने के लिए आए, मेरे ख्याल में 11 तारीख को आए थे, पहले 12 को आए, 12 को रात 8, माफ करिएगा, तो 12 को रात 8 बजे आए। 12 को रात 8 बजे के बाद चेंगडू के शेयर, उसके जो शेयर धारक थे उनको हकीकत समझ में आ गई, चिंदी चिंदी हो गया सब कुछ। उसके बाद जो डीप गया शेयर, तो जो प्रोपेगेंडा चला रहा था चीन, उस जाल में खुद ही फंस गया। तो इस देखिए क्या है कि भारत से लड़ाई, परमाणु लड़ाई वो लड़ रहा था, हथियार चीन दे रहा था। चूंकि पाकिस्तानी अकाउंट बैन थे तो पाकिस्तान के एजेंडे को चीन के अकाउंट्स आगे बढ़ा रहे थे, और जो चीन से नहीं हो पा रहा था वो तुर्की पुश कर दे रहा था, थोड़ा बहुत अज़रबैजान भी। हाँ, अब तुर्की का काम क्या था? तुर्की का काम ये था कि वो मुसलमानों को भड़काने के लिए इस्लाम वर्सेस हिंदुस्तान करने की कोशिश, इस्लाम, खासतौर पर इस्लाम, उसने एक प्रोपेगेंडा फैलाया। क्या? तो पाकिस्तान में जी मारे जाने वाले लोग मुसलमान हैं, भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, ये तुर्की ने फैलाया। वो मुस्लिम देश है, उसको ये एजेंडा मिला। और चीन, देखिए चीन क्या कर रहा था, आर्थिक रूप से हमला कर रहा था, पाकिस्तान हथियारों से लड़ रहा था, और ये इमोशनली अटैक करना चाहता था भारत के ऊपर। और इन तीनों की एक स्ट्रेटजी वो भी थी, जब क्या कहते हैं, विमान को, सऊदी अरब के विमान के पीछे टारगेट करना। हाँ, जो विमान आपने देखा होगा, भारत ने बाकायदा, जो हमारे 2 आर्मी के आते थे जवान, उन्होंने ये खुलासा किया था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जब ड्रोन अटैक्स होते, अभी एक और बड़ी जानकारी है, बताता हूं आगे। पाकिस्तान में जो ड्रोन अटैक्स जब शुरू होते हैं शाम के वक्त, उस वक्त पाकिस्तान अपनी एयरलाइन बंद नहीं करता, बल्कि पैसेंजर्स फ्लाइट को आगे कर देता है, वो ढाल बना लेता है। और अभी जानकारी जानते हैं क्या आई है कि जो ड्रोन्स उड़ते थे ना शाम के वक्त, उसको ऑपरेट करने वाले लोग तुर्की से आते थे। वो चलाना भी नहीं जानते, वो पाकिस्तान के लोग पता नहीं चलाना भी नहीं जानते थे, तुर्की से। ये रिपोर्ट आई है, इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट है, और मैं ये बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जो ड्रोन उड़ाए जाते थे, जो ड्रोन उड़ते थे, उनको चलाने वाले लोग तुर्की से आए थे, तुर्की वाले लोग बॉर्डर पर बैठकर चलाते थे। तो ये सच्चाई है, ये पूरा, अगर आप एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, हमने अलग अलग 3 हिस्सों में बांटकर आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। पाकिस्तान, जिसके अकाउंट्स बैन थे, वहां से डॉग विसल होता था। ये धीरे धीरे, चूंकि यहां पाकिस्तानी अकाउंट्स तो बैन थे हिंदुस्तान में, तो चीन के अकाउंट्स, जो कि कुछ हिंदुस्तान के नाम से भी चलते थे, वो अकाउंट्स आगे बढ़ाते थे इस एजेंडे को। फिर तुर्की इस एजेंडे को पकड़ लेता था, जो बच जाता था वो तुर्की करता था। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं रोहित, चीन भारत में घुसने की
बहुत कोशिश कर रहा है। इसके लिए भारत ने उन लोगों को भी जवाब दे दिया, वो चाहे चीन हो, तुर्की हो या बांग्लादेश हो, सबको समझा दिया है कि देखिए अच्छे से रहेंगे तो ठीक रहेंगे, वरना ये प्रोपोगेंडा फैलाने वालों को भी हम इसी तरीके से बैन करेंगे जैसे पाकिस्तान को किया। अब देखिए तुर्की किस तरीके से लगातार भारत के खिलाफ एजेंडा रच रहा है और किस तरीके से चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान को मिला, ये सब ने देखा। तो यहाँ पर 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए ग्लोबली मार्केट है, भारत आने वाले वक्त में भी सबसे जुड़ा रहेगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट है, मिलकर चलना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आप तुर्की घूमने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले ये मन से निकाल दीजिए और कोई भी फ्लाइट वहां पर ना करवाइए, ना वहां पर छुट्टियां मनाने जाइए, क्योंकि एक देश के रूप में हम उन्हें झटका दे सकते हैं। ग्लोबली मार्केट मैं फिर कह रहा हूं है, तो सरकार को आगे भी काम करना होगा क्योंकि दुनिया की मार्केट सब बैठकर ही तय करते हैं। लेकिन एक देश के रूप में आप तुर्की जाना बंद कीजिए, अजरबैजान जाना बंद कीजिए और यहां पर जो आप छुट्टियां, डेस्टिनेशन वेडिंग और हनीमून मनाने जाते हैं बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान हमारे पैसे पे ही पल रहे हैं, हमारे जो पर्यटक जाते हैं उनके पैसे पर ही पल रहे हैं। और एक बात और, तुर्की और अजरबैजान अब जा रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से पहलगाम में पर्यटकों को मारा गया, उसी तरीके से एजेंडा बनाने के लिए वहां पर भी आपको टारगेट किया जा सकता है। तो इसीलिए तुर्की और अजरबैजान तो कम से कम जाना बंद ही कर दीजिए। जो अभी इस एक बड़ी चीज निकालने की मैंने कोशिश की थी कि अगर मान लीजिए कि भारत के लोग जाना बंद कर देते हैं तुर्की, तो इससे उसको क्या नुकसान होगा पता है? 500 मिलियन डॉलर सालाना नुकसान होगा तुर्की को अगर जाना बंद कर दे। कल तुर्की के टूरिज्म डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ी, भारतीयों से रिक्वेस्ट करनी और अजरबैजान को भी, और अजरबैजान को भी। देखिए पिद्दी सा देश है, रोज आर्मेनिया ठोक कर जाता है और उसके बाद भी ये इस्लाम इनके भीतर इतनी कट्टरता से भरा पड़ा है। देखिए हम ऐसा नहीं कहते कि हर कोई ऐसा है, लेकिन ये ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया का माहौल खराब कर रहे हैं खलीफा बनने के चक्कर में, खलीफा बनने के चक्कर में, और इसी चक्कर में दुनिया को एक बड़े लॉस की तरफ भी धकेल रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो अजरबैजान हो, कुछ वक्त पहले ऐसे इराक खलीफा बनने के चक्कर में था, हाँ, नेस्तनाबूद हो गया। आप देख ईरान की हालत देख लीजिए, इराक की हालत देख लीजिए, अफगानिस्तान में भी कुछ दिन कोशिश हुई, वो भी देख लीजिए आप। तो कहने का मतलब यही है कि देखिए जंग आप यही सोचते हैं कि भारत जंग जीत जाए, पाकिस्तान को हम तहस नहस कर दे, पीओके आ जाए, रातों रात आ जाए। अरे कैसे आ जाएगा भाई, कैसे आ सकता है? आप खुद सोच कर देखिए, एक चाइना से प्रोपेगेंडा आता है, एक पाकिस्तान से, एक मिनट रोहित, पाकिस्तान से एक प्रोपेगेंडा आता है, एक प्रोपेगेंडा भारत में बढ़ा देता है तुर्की, और आपका मनोबल सीधे जमीन पर गिर जाता है और आप सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रातों रात पीओके कल को कुछ हो जाएगा तो आप लोग ही कहोगे क्या कर दिया। अरे हमारे देश में चल रहा था नो वॉर, हाँ, और फिर जैसे सीज फायर हुआ वैसे तालियां बजने लगी कि अब मोदी को गिरने का मौका। जो डीएस्केलेट और ये नो वॉर लिख रहे थे ना, वही अब रो रहे हैं, यार देखो डरपोक प्रधानमंत्री, देखो। मतलब इसे कहते हैं हिपोक्रेसी की हद होती है। ऐसा भी आप मत करो जिससे आप खुद ही मजाक बन रहे हो। मतलब देखिए सबकी आत्मा तो इसकी गवाही देती ही होगी, कौन इस वॉर में हिंदुस्तान के साथ था और कौन नहीं था। अगर आप इन तीनों के प्रोपेगेंडा में फंसे हैं तो यकीन मानिए आप हिंदुस्तान के साथ कम से कम नहीं थे इस वॉर में, आप उस एजेंडे में फंस चुके थे जो दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा था। और भारत में भी तो आपने देखा, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे, बंगाल में प्रदर्शन हो रहा कि पाकिस्तान जिनको मार रहे हैं। मैं हैरान हूं ये देखकर, मैंने अभी एक्स अकाउंट पर वीडियोस ऐसे देखे। अब बताइए पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो रहा है कि सिंधु जल समझौता को वापस बहाल करो, अभी प्रदर्शन हो रहा है, निर्दोषों को मार दिया। कल हुए हैं कि निर्दोषों अजहर का परिवार निर्दोष था जिसने इतने माओ की कोख सुनी कर दी। गजब। मतलब मैं वही कह रहा हूं कि आप रातों रात जो सोचते हैं ना कि नरेंद्र मोदी हमला कर दे और पीओके लेकर आ जाए, जब तक ऐसे लोग हमारे देश में रहेंगे ना, तब तक ऐसे लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि सिंधु जल समझौता को बहाल करो, ऐसे लोग जब तक रहेंगे तब तक शायद नरेंद्र मोदी तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को मौका मिलता रहेगा चौधरी बनने का। बिल्कुल। आखिरी टिप्पणी और देश जो जान रहा है कि अब ऐसा भारत ने क्या कर दिया है कि कोई भी बयान आए सीधा एक ही बात होती है, बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, उसके नीचे नहीं होगी। ऐसा कुछ अंदर खाने में बहुत कुछ बड़ा हो गया। देखिए अभी एक रिपोर्ट आई है, अमेरिका इस चीज को खारिज कर रहा है। अमेरिका जानता है कि अगर वो इसे स्वीकार कर लेगा
तो उसकी पूरी दुनिया में उसकी थू-थू होने वाली है। पूरी दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान अमेरिका के शह पर पलने वाला मुल्क है। अमेरिका अगर आज चाह दे, पाकिस्तान आज खत्म हो जाए। पाकिस्तान आतंकवाद पालता पोसता है। एबटाबाद में लोगों ने देखा जब ओसामा मारा गया, तो इसके बहुत सारे इतिहास हैं, काले इतिहास हैं, रिकॉर्ड्स हैं, जिसको वो डिनाई करता रहा है, पाकिस्तान डिनाई करता रहा है। और अमेरिका चाह कर भी इसे, मतलब ये आप ऐसा समझ लीजिए कि ये ऐसा डिनाइल है कि अमेरिका को पता है क्या चल रहा है, लेकिन वो कभी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाया। और ये भी सच है कि उसके मंत्री, आपने देखा ना कि एक अंग्रेजी चैनल पर बैठकर कह रहे थे कि अमेरिका और यूरोप की वजह से हमने अपने देश में आतंकियों को पाला। ये बात उन्होंने, और ये तो परवेज मुशर्रफ से वक्त से ये बात आती है, तो उन्होंने खुद माना था। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, हिंदुस्तान इस वॉर को जीत गया है। अगर कोई कंफ्यूजन है, अरे भाई आप अपनी सेना को सुनेंगे कि आप इनके नैरेटिव को सुनकर डिसाइड करेंगे कि भारत जीता है या नहीं जीता है? आपकी सेना तो आपसे झूठ नहीं बोल सकती है। इतना आप दावा करते हैं कि हम सेना के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। अगर सुबह शाम आप यही कहते हैं, फिर सेना ने तो बैठकर बयान दे दिया कि हमने 12 के 12 एयरबेस उड़ा दिए, हमने लाहौर में उसका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया। कराची, आपको पता है अभी एक रिपोर्ट आई है, मतलब 1 मिनट में कराची तबाह हो जाता। और ये इंडियन नेवी ने बाकायदा, आपने देखा उस दिन, हाँ बिल्कुल, वाइस एडमिरल ने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी सी और गलती करता पाकिस्तान, या अगर ये चीज नहीं रोकता, तो शायद आप पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं कि क्या हो सकता था कराची। और ये भी आपको बता देता हूं, जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कराची तक भारतीय सेना पहुंच गई, ये मीडिया ने क्या चला दिया, इसमें कुछ सच्चाई भी थी, इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी थी। और ये वाइस एडमिरल के बयान से बहुत कुछ साफ हो गया, हो जाता है। खैर, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको इस खबर में जानकारी जो हमने दी है, अगर काम की है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। कितने लोग, आप में से कितने लोग भारत के किस हिस्से से मोदी के साथ हैं, और कितने लोगों के मन में यह डाउट है कि भारत इस वॉर में हार गया है या भारत पीछे रह गया है? कितने लोगों को यह डाउट है? हम देखना चाहते हैं देश में कितने लोग भारत माता के साथ हैं और सेना के साथ हैं, और कितने लोगों को सेना की बात पर भी भरोसा नहीं है। पाकिस्तान वालों, वीपीएन डाउनलोड करो, एनएमएफ न्यूज देखो, क्योंकि आपकी सरकार डरी सहमी हुई है। अभी तक भारतीय सेना ही मिसाइल मार रही थी और एनएमएफ ने भी कूट दिया है, तो इसलिए बंद कर दिया। अब सुनिए, क्योंकि और एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। मैं पाकिस्तान में बैठे ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो एनएमएफ न्यूज देखना चाहते हैं, इस बैन के बाद भी देखना चाहते हैं, आप कैसे एनएमएफ न्यूज पाकिस्तान में बैठकर देख सकते हैं, इसका तरीका हम एक वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ, और अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर। नमस्कार।